एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की इंडियन एविडेंस एक्ट कहां अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी बोल देता हूं कि सर दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए सुनिए क्या लिखा हुआ है। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एक्सटेंड्स टू कहां एक्सटेंड होता है सर? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब सर पूरे भारत में। एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी मतलब कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं, ठीक है, ऑल दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जितने भी कैसे मैटर्स जो जुडिशियल नेचर के होते हैं, ठीक है, कोर्ट एंड ऑल का मैटर जितना भी होता है, आपको समझ आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब समझ आता होगा। ठीक है, ऑल दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, चाहे सर वो सिविल हो और चाहे सर वो क्रिमिनल हो, उससे मतलब नहीं है, दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है, तो कभी लिखा है, क्या लिखा है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ऑल का मतलब चाहे सर सिविल, चाहे सर क्रिमिनल, चाहे सिविल कोर्ट के मैटर्स हो चाहे क्रिमिनल कोर्ट के मैटर्स हो, सभी जगह अप्लाई होता है टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर। देखो लिखा है इन और बिफोर एनी कोर्ट, चाहे कोई भी कोर्ट हो, इन और बिफोर एनी कोर्ट, यहां तक खत्म होता है ये। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। अब आगे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल। इंक्लूडिंग क्या? इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल। कोर्ट मार्शियल क्या होता है जरा बताओ कोई? व्हाट डू मीन बाय द कोर्ट मार्शियल? व्हाट डू यू मीन बाय द कोर्ट मार्शियल? कोर्ट मार्शियल क्या होता है, किसी को पता है? कोर्ट मार्शियल बताइए। कोर्ट मार्शियल सुना है? अच्छा, कभी सुना है? कभी सुना है वर्ड कोर्ट मार्शियल? कोर्ट मार्शल सुना है? अब सुनो क्या लिखा है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट मार्शल? कोर्ट मार्शल देखिए कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मुश्किल चीज है, कुछ नहीं है। कोर्ट मार्शल क्या होता है कि क्या होता है, देखिए नॉर्मल इंसान है, हम हैं, आप हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, कोई भी अगर क्राइम हो कर रहे हैं या कोई भी सिविल रॉन्ग कर रहे हैं, तो हमारा जो भी मुकदमा है वो कहाँ चलता है सर? हमारे जो नॉर्मल यहाँ के सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वहां पे क्या होती है? पेशी होती है, वहां पे मुकदमा होता है, वहां पे हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है। मगर अगर कोई भी बेटा, जैसे ले लो बंदा, एग्जाम्पल ले लो, कोई भी आर्मी का बंदा है, ठीक है, कौन सा बंदा है? कोई भी आर्मी का बंदा है, कोई भी नेवी का बंदा है, ठीक है, अगर ये जो लोग होते हैं, ठीक है, अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट एनाराइज होता है, ठीक है, अगर क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू आर्मी है, रिलेटेड टू नेवी है, ठीक है, तो बेटा इनका जो भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट में, वो नॉर्मल कोर्ट नहीं होता, उनको बोला जाता है कोर्ट मार्शियल। उनको क्या बोला जाता है? कोर्ट मार्शियल। ये सेपरेट कोर्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? सेपरेट कोर्ट होते हैं। ये नॉर्मल कोर्ट्स में इनकी हियरिंग एंड ऑल नहीं होती, इनके ट्रायल्स यहाँ पे नहीं होते, इनके लिए सेपरेट कोर्ट होता है, उसको बोला जाता है कोर्ट मार्शियल। उसको क्या बोला जाता है? कोर्ट मार्शियल। बस इतना ही आपको समझना, इससे ज्यादा भी आपको समझना इसमें नहीं है। ठीक है, आता है समझ? तो क्या बोल रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड कोर्ट मार्शियल, इंक्लूड्स कोर्ट मार्शियल, बट 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 अब ध्यान से सुनना, अब इसको सुनना ध्यान से, मैं कोर्ट मार्शल की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, कोर्ट मार्शल मतलब क्या बोल रहा है कि सर इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई होता है सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, ये पता है, और लिखा सर इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल में भी अप्लाई होता है। बट सर कोर्ट मार्शल रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड आर्म फोर्सेस, कोर्ट मार्शल रिलेटेड टू नेवी, आर्मी एंड आर्म फोर्सेस वाला जो है, उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई भी कोर्ट मार्शल होते हैं तो वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू कोर्ट मार्शल इन जर्नल, अप्लाइज टू कोर्ट मार्शल इन जर्नल, बट अदर देन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या तो एयरफोर्स एक्ट, बट अदर देन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और आपका एयर फोर्स एक्ट, अगर कोई भी कोर्ट मार्शल अप्लाई होता है तो उस केस में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आता है समझ? आता है समझ? चाहे इंडियन एयर फोर्स एक्ट हो, चाहे नेवी हो, चाहे आपका आर्मी हो, उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। इनके अलावा अगर कोई भी कोर्ट मार्शल्स हो रहा है तो वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। आता है समझ के नहीं आता समझ? ये बताओ मुझे। मैंने अभी तक आपको क्या बोला है?
मैंने अभी तक आपको क्या बोला सर, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, मैं देखो यहां लिखता हूं, एक मिनट सर, इंडियन एविडेंस एक्ट, सर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज, बताओ भैया अप्लाई कहां पे हो रहा है, अप्लाइज टू, सर अप्लाइज कहां पे, होल ऑफ इंडिया, अप्लाइज टू होल, साथ साथ मेरे बोलो, साथ साथ मुझे बताओ, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, सर पूरी इंडिया में अप्लाई होगा, और सर अप्लाइज टू ऑल दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं सर हर जगह अप्लाई होता है। सर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स सर चाहे कहीं भी हो, चाहे सर इन सिविल कोर्ट हो, या सर चाहे सर आपका क्रिमिनल हो, यही बोल रहा है, चाहे वो सर क्रिमिनल हो, यहां पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। साथ साथ ये बोल रहा है कि सर जो इंडियन एविडेंस एक्ट है सर, इट ऑल्सो अप्लाइज टू, इट ऑल्सो अप्लाइज टू कोर्ट मार्शियल, सर कोर्ट मार्शियल में भी ये सर लगता है, अप्लाइज टू कोर्ट मार्शियल बोल सकता हूं। इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल, तो अप्लाइज टू कोर्ट मार्शियल, अप्लाइज टू कोर्ट मार्शियल, मगर सर कोर्ट मार्शियल कोई भी, बट अदर देन, अदर देन, अदर देन, अदर देन कौन कौन सा सर, अदर देन नंबर वन बताओ, अदर देन आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग्स, या तो सर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग, बताइए भाई समझ आती है, क्लियर है, क्लियर है। Indian evidence applies to whole of India, all judicial proceedings. Sir, it also includes the proceeding under the court martial. It also includes the proceedings under the court martial. But other than आर्म्ड फोर्सेज हो गया आपका, नेवी हो गया और आर्मी एक्ट हो गया, यहां पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। तो मतलब सर यहां पे नॉट अप्लाइड हो गया, ये वाला नॉट अप्लाइड वाला कौन सा हो गया सर, ये वाला नॉट अप्लाई, समझ आ रहा है, ये हो गया हमारा नॉट अप्लाई वाला, ठीक है, पहला हो गया अदर देन, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका है, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका जो है डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई कहां कहां सर, टू द एफिडेविट्स, to the affidavits, does not apply to the affidavits presented to any court. कोर्ट में कोई भी अगर हम एफिडेविट जो भी प्रेजेंट करते हैं वहां पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट आपका अप्लाई नहीं होता है। अब मैं आपको एक बार यहां से पहले रीड कराता हूं, फिर यहां पे लिख दूंगा सब आपके लिए, इधर आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। Indian Evidence Act 1872 extends to the whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial, but the act is not applicable to, but the act is not applicable to number वन जरा पढ़ो, proceedings under any army act of the Indian Navy या तो सर एयर फोर्स, ये इसका एक्सेप्शन है। आता है समझ, ये कोर्ट मार्शल को इसके साथ आपको पढ़ना है, आता है समझ। सेकंड पॉइंट आओ, बट द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू, मगर इंडियन एविडेंस एक्ट और अप्लाई कहां पे नहीं होता, कहां अप्लाई नहीं होता, नंबर टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट, क्या लिखा है बस यहां तक पढ़ो, क्या लिखा है, कोई भी एफिडेविट जो प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। एफिडेविट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एफिडेविट,
एफिडेविट क्या होता है बेटा, जब भी कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करते हैं ना, जब भी हम जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में पेश करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन फॉर बेल, मैंने आपको बताया था कि बेल की अगर आपको लेनी होती है तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हो, तो बेल एप्लीकेशन जो होती है, तो बेल की एप्लीकेशन भी जो फाइल होती है ना उसके साथ भी एफिडेविट जाता है। मेनली आप कोई भी एप्लीकेशन एंड ऑल कोर्ट में कभी भी फाइल करते हो, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा एक एफिडेविट अटैच होता है। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट एक डिक्लेरेशन होता है। एफिडेविट क्या होता है, एक डिक्लेरेशन ऑन ओथ। क्या होता है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है वो एकदम क्या लिखा है, सही लिखा है, कुछ भी इसके अंदर गलत नहीं लिखा है, और इसी कोर्ट में पेश करना है, ठीक है, इसी कोर्ट के यहाँ पे हम लोग पेश करने आए हैं। तो एक डिक्लेरेशन है, एफिडेविट क्या है, एक डिक्लेरेशन है टू योर ओन नॉलेज, कि आपको पता है क्या कि जो भी इसके अंदर चीज लिखी हुई है वो सब कुछ सही है। समझ आ रहा है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? तो एफिडेविट क्या होती है, एक डिक्लेरेशन होती है। तो कोई भी एफिडेविट जो आप कोर्ट में पेश करते हो वो एज एन एविडेंस काम नहीं आती कहीं भी, उसको एज एन एविडेंस काम नहीं आते, ठीक है, उस पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि बेटा एफिडेविट में जो भी चीज लिखा है वो आपकी नॉलेज में है सही, ठीक है, क्योंकि आपने लिखा है सब कुछ, वो आपके नॉलेज में सब सही है, ठीक है, उसको एज एन एविडेंस आप कहीं पेश नहीं कर सकते हो। बट देयर आर टू एक्सेप्शंस, उसमें मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है मगर मैं आपको अभी हल्का सा आके बता दूंगा। बस अभी आप अपने माइंड में क्या रखोगे, सर इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द एफिडेविट्स प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। जो भी एफिडेविट्स हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं उस पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। और एफिडेविट का मतलब सर क्या होता है, सर डिक्लेरेशन, एक declaration that what is written, that what is written is right है या सही है, ठीक है, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑन ओथ, ठीक है, आता है समझ, जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, सब सही है। मगर इसकी दो एक्सेप्शंस हैं, मगर इसकी क्या है, दो एक्सेप्शंस हैं, इसकी क्या है, दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, उसको मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। मगर आपको इतना तो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो इतना तो आप लिख देना, भले आप एक्सेप्शंस के बारे में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो मैंने एक्स्ट्रा डाला आपके लिए। बट आपको ये लिखना पड़ेगा एफिडेविट्स के बारे में कि एफिडेविट जो भी कोर्ट में प्रेजेंट होती है उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो सर इंडियन एविडेंस एक्ट दो जगह अप्लाई अभी तक नहीं होता जो हमको पता है, सर कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग्स बिफोर दी आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या इंडियन एयरफोर्स एक्ट, ठीक है, तो उसमें जो कोर्ट मार्शल होगा उसमें अप्लाई नहीं होता। दूसरा सर जो एफिडेविट्स है प्रेजेंट जो करते हैं कोर्ट में उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। सर थर्ड आ जाओ, प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, सर आर्बिट्रेटर के सामने जो भी कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, आर्बिट्रेटर के सामने जो भी कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं सर वहां पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। आर्बिट्रेटर का मतलब जरा बता दो क्या है, आर्बिट्रेटर का मतलब पता है आपको, आर्बिट्रेटर का मतलब पता है बेटा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट एक है, ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। वहां जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो बेटा बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन आर्बिट्रेटर होता है, कौन कॉन्सिलेटर होता है, कौन मीडिएटर होता है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है कहाँ पे, बिफोर एन आर्बिट्रेटर, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। आर्बिट्रेटर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर सेल्फ अपॉइंटेड जज, इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ अपॉइंटेड जज, इसको बोलते हैं सेल्फ अपॉइंटेड जज, ठीक है, जिसको कि आप खुद अपॉइंट कर रहे हो। मैं इन जनरल आपको बता देता हूं आर्बिट्रेटर क्या है। देखो होता क्या है, आर्बिट्रेटर एक तरह से क्या है, देखो क्या होता है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, ठीक है, अब उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है बताइए। मैं बोल रहा हूं दो पार्टीज हैं, ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, ठीक है, कि मैं तुमको गुड्स सप्लाई करूंगा, तुम मुझे इसके बदले में पैसे दोगे, उसके बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा, क्लियर है, क्लियर है, आता है समझ, ठीक है। अब क्या हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट का हो गया ब्रीच, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, ब्रीच, उस कॉन्ट्रैक्ट का हो गया ब्रीच हो गया। अब बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है तो अब आपको क्या करना है, उस ब्रीच का मतलब क्या हुआ, डिस्प्यूट अराइज हो गया, ब्रीच का मतलब क्या हुआ, द डिस्प्यूट हैज बीन अराइजन। अब आपको वो डिस्प्यूट को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। आप उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कहां जाते हो, आप उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कहां जाते हो, इन जर्नल हम कहां जाते हैं सर, हम जाते हैं कोर्ट, हम कहां जाते हैं, कोर्ट, ठीक है, हम कहां जाते हैं, कोर्ट। अब भाई बहुत लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है कि नहीं, अब कोर्ट में जाते हैं, सब लोग कोर्ट में जाते हैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, कोर्ट के ऊपर बर्डन पे बर्डन, बर्डन पे बर्डन, बर्डन पे बर्डन अराइज हो जाता है,
हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोर्ट को बहुत लंबा टाइम लग जाता है उस डिस्प्यूट को, आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, क्योंकि कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। समझ आता है? इसीलिए एक कॉन्सेप्ट को अलग से लेके आया गया जिसको बोला जाता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है? एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मतलब ऑल्टरनेट मेथड लाए गए जिससे कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराया जा सके, ऑल्टरनेट मेथड लाए गए। ये जो जुडिशियल वाला प्रोसीडिंग्स वाला है ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये तो मेथड है ही। इसके अलावा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस लाया गया, ठीक है, उसको बोला था एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक पार्ट है आर्बिट्रेशन, ठीक है, वो क्या है? आर्बिट्रेशन थ्रू कॉन्सिलिएशंस, थ्रू नेगोशिएशंस, थ्रू मीडिएशंस। ये सब क्या है? दीज आर दी अलग अलग, ये सब अलग अलग टाइप्स के ऑल्टरनेट मेथड्स हैं टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, ठीक है, आता है। तो उसमें से एक कौन सा है? आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन का क्या होता है? आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वैसे आर्बिट्रेशंस की प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब आर्बिट्रेशंस की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके लिए अलग सा कानून बना गया है, उसके लिए अलग से कानून बना है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बना है, ठीक है, तो उनकी प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं। तो वही बोल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटर के सामने हो रही है, आर्बिट्रेटर के सामने हो रही है, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। आर्बिट्रेटर को आप खुद भी अपॉइंट कर सकते हो और इसके लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल्स भी होती हैं, वो भी आर्बिट्रेशन को अपॉइंट करती हैं आर्बिट्रेटर को, ठीक है, क्लियर है? तो जो भी प्रोसीडिंग्स, अब क्या हुआ, अब आप होता कैसे, मैं आपको बता देता हूं, हल्का सा सुन लो। हुआ क्या, जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किए ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब आप एंटर करते हो तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, आपका एग्रीमेंट होता है, वहां पे एक क्लॉज एंटर होता है। वहां पे क्लॉज कौन सा होता है? आर्बिट्रेशन का। वहां पे क्लॉज कैसा होता है? आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज एंटर करते हो आप। वहां पे क्या होता है, जो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वो एग्री करती हैं कि हमारे बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ, then we will go to this particular arbitrator, या we will go for the arbitration proceedings instead of going to the court, instead of going to the court। तो वहां एग्रीमेंट में लिख सकते हैं वो लोग। तो अगर उन्होंने लिख दिया तो उस केस में वो कोर्ट में नहीं जाते, अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जाते, वो कहां जाते हैं फिर? आर्बिट्रेशन में जाते हैं। वो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है वहां पे जाते हैं। आता है समझ? तो बेटा वो जो प्रोसीडिंग होगी आर्बिट्रेटर के सामने, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आता है समझ? बताओ आता है कि नहीं? बताइए आता है कि नहीं आता? बताओ बताओ बताओ। वैसे तो हम लोग चैप्टर बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, मगर मैं आपको इन जनरल बताना चाहता हूँ कि होता क्या मतलब। आता है समझ? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो तीन हो गए, तीन हो गए हमारे पास जहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। जहां पे अप्लाई लिख दे गया, यहाँ पे साथ साथ लिख दे, साथ साथ लिख दे। एफिडेविट्स हो गया, ठीक है, और इसके बाद कौन सा एक हो गया हमारा, और एक और बता दो शॉर्ट में जरा। तो एक तरह से इस एफिडेविट को मैं सेकंड नंबर बोल दूं, एफिडेविट को मैं सेकंड नंबर बोल दूं, डज नॉट अप्लाई को मैं यहां से भी कनेक्ट कर देता हूं ऐसे। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और नंबर 3 क्या है हमारा? नंबर 3 बता दो जरा क्या है? प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोलता है डिपार्टमेंटल और डोमेस्टिक इंक्वायरीज। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है। अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं कि नहीं होते? वहां पे अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया और उनकी इंक्वायरी के लिए कोई कमेटी एंड ऑल बैठाई गई है, ठीक है, होता है कि नहीं? नॉर्मल डिपार्टमेंट्स हैं, अब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो वहां पे कोई क्या करते हैं, लोग अलग एक पैनल बनाते हैं और बोला जाता है कि डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज करी जाए, डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज करी जाए। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं, जो भी डोमेस्टिक इंक्वायरी होती हैं, तो उस केस में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, उस केस में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है सर? एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, जनरल सा छोटा सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है क्या? डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। सर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज अगर कोई भी हैं तो वहां पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और एक पॉइंट और है हमारा, और वो सर है हमारा व्हाट? वो है हमारा सर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में भी हमारे ये इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अलग अलग हमारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं कि नहीं है? अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए हैं। अब आपको मैं बताऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, उसके अंदर बहुत से ट्राइब्यूनल्स हैं,
ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? बेटा ये भी हमारे सिलेबस में है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक टॉपिक है, आपका पूरा चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। इस टॉप चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के बारे में आपको बताऊंगा वहाँ पे। मगर यहाँ पे इन जनरल बता देता हूँ कि कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं जहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन। जैसे एग्जाम्पल ले लो इलेक्शन कमीशन, ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई आपका नहीं होगा। जैसे इंडस्ट्रियल्स के अलग अलग ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल, आईटैट, इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल, यहाँ पे भी नहीं होगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट्रा, बहुत से ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं, बहुत से ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जहां पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशंस नहीं होती, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कि आपको अपनी जब प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो वहां पे आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्लाई करना पड़ेगा या इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से अपनी प्रोसीडिंग्स को चलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है, हमारा फिफ्थ एक्सेप्शन जो है हमारी, वो कौन सी है सर? फिफ्थ एक्सेप्शन जो हमारी है कौन सी है सर? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। बताइए भाई, जल्दी से जरा मुझे बता दो, आप जल्दी से मुझे बता दो सर। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया सर, इट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स whether in the civil court or in the criminal courts. Sir, it is also applicable or it also includes the court martial, but other than the proceedings under the Army Act, Navy Act या तो Armed Forces Act, and also it does not apply, also the Indian Evidence Act does not applies to point number 2, affidavits presented in the court, courts sir, या तो sir proceedings before the arbitrator sir। next सर, कोई भी डोमेस्टिक या डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं वहां पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। और सर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनकी भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सर, वहां पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। बताइए भाई, समझ आता है कि नहीं आता है? बताइए भाई, बताइए भाई, आता है कि नहीं आता? हाँ जी, एयरफोर्स एक्ट है ये, आर्म्ड फोर्सेस मैंने लिख दिया, अच्छा आर्म्ड फोर्सेस लिख दिया मैंने, ये एयरफोर्स एक्ट, आर्मी नेवी एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस में लिख दिया, इसको एयरफोर्स कर लो आप। मैंने इसको आर्म्ड फोर्सेस लिखा है ना, ये एयरफोर्स एक्ट लिखा तो हुआ है, आपके बुक में लिखा है, ये देखो, ये लिखा आपके बुक में, ये देखिए एयरफोर्स लिखा हुआ है ये। क्लियर है? वो गलती से मैंने लिख दिया होगा। चलिए, आर्मी एक्ट हो गया, इंडियन नेवी डिसिपल एक्ट हो गया, डिसिप्लिन एक्ट हो गया, और एयरफोर्स एक्ट। इनके अलावा अगर कोई भी कोर्ट मार्शल है वहां पे अप्लाई हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए भाई आगे आते हैं, अभी आगे खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी इसमें बचा है थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग जो बेटा टर्म है, इट इज डिफाइंड अंडर सीआरपीसी, ठीक है। आप सीआरपीसी का चैप्टर रेफर कर सकते हो, वहां पे जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन दी हुई है, मगर इतना आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं। जुडिशियल प्रोसीडिंग आपको इन जनरल पता है कि सर कोई भी प्रोसीडिंग्स कहाँ पे हो रही है सर? कोर्ट के सामने हो रही है, ठीक है। और अलग अलग कोर्ट्स के बारे में हमको पता है, ठीक है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो आपका क्रिमिनल हो, उनके सामने जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उसको बोलते हैं। However, the proceedings under Income Tax Act, ये देखिए, however the proceedings under income tax are not judicial proceedings। जो इनकम टैक्स के सामने जो भी होती है, इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो, उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है अंडर इनकम टैक्स, बेटा उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं बोला जाता है। और तभी 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 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट इनकम टैक्स पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जो भी प्रोसीडिंग्स इसके अंदर होती है वहां पे अप्लाई नहीं होता, तभी मैंने आई टैट लिख दिया था वहां ट्राइब्यूनल पे। क्लियर है? अब ये देख लीजिए आ गया एफिडेविट का। मैंने आपको क्या बोला था कि सर एफिडेविट इन जर्नल, एफिडेविट जो भी कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बट सर उसके एक्सेप्शन है, सर उसके क्या है? दो एक्सेप्शन है कि सर जहां पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हो सकता है।
देख लीजिए क्या लिखा है। एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन, देख लीजिए डिक्लेरेशन स्वॉन और अफर्म्ड बिफोर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एडमिनिस्टर एन ओथ। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वॉन का मतलब जो कसम खाते हैं, ठीक है, कि भाई जो भी चीज लिखी हुई है वो क्या है, सब कुछ सही लिखा गया है। Does an affidavit per se does not become an evidence in the suit, देख लिखा हुआ है, जो भी आप एफिडेविट दे रहे हो वो एक नॉर्मल सूट के अंदर एज एन एविडेंस आप पेश नहीं कर सकते हो, ठीक है, डज नॉट अप्लाइज, does not become an evidence in the suit but it can become evidence, ये exceptions है, but it can become evidences only by the consent of the party। अगर सर जो सामने वाली पार्टी है, दूसरी वाली पार्टी है, अगर उसकी कंसेंट ले ली जाए कि सर इसको एज एन एविडेंस हम पेश कर सकते हैं क्या, दे दे क्या, सामने वाली पार्टी अगर बोलती कोई दिक्कत नहीं है, देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर एफिडेविट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस। पहला पार्ट, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, इफ स्पेसिफिकली ऑथराइज बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, और अगर कोई लॉ के हिसाब से, कोई भी रिटन लॉ है, अगर उसमें लिखा है कि दैट पर्टिकुलर लॉ एम्पावर्स द एफिडेविट टू बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस, ठीक है, अगर वो लॉ ऑथराइज कर देता है एफिडेविट को टू बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस, तो बेटा उस केस में एफिडेविट को हम एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं। अगर कोई भी लॉ है, ठीक है, कोई भी लॉ है, अगर वो ऑथराइज कर दे, ठीक है, वहां से अगर अथॉरिटी मिल जाए कि इस पर्टिकुलर एफिडेविट को कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस, तो बेटा हो सकता है उस एविडेंस को हम पेश कर सकते हैं एज एन एविडेंस, अदरवाइज नो। दे कैन बी यूज्ड एन एविडेंस ओनली अंडर ऑर्डर नंबर 19 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। और ये सर जो भी बात हो रही है कि ये सर जो भी एविडेंस के तौर पे आप इसको पेश करोगे वो सिर्फ और सिर्फ ओनली अंडर ऑर्डर नंबर 19, ऑर्डर नंबर 19 को होगा, ऑर्डर नंबर 19। अब ऑर्डर नंबर 19 जो है सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आपका मन करेगा तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है, आपको मन करेगा तो आप रीड कर सकते हो, बेयर एक्ट डाउनलोड करो, वहां से आप कर सकते हो। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो बस इन जनरल आप बस देख के चलो, इन जनरल आप समझ के एक चीज चलोगे कि इन जनरल इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाइज टू दी एफिडेविट्स, ठीक है, पहला। उसके सर दो एक्सेप्शन दे दिया सर, पहला कहाँ सर, पहला कहाँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सर, देख लीजिए दो एक्सेप्शन, एफिडेविट यहाँ पे आ जाएगा तो यहीं लिख देता हूँ, affidavits does not applies to affidavits except पहला जहां पे कंसेंट ऑफ पार्टी है, जहां पे कंसेंट ऑफ पार्टी है वहां पे एफिडेविट अलाउ जो होगा अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपका कौन सा हो गया, ऑथराइज बाय लॉ, ऑथराइज बाय लॉ। समझ आ रहा है? तो इस पे एविडेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एज एन एविडेंस आप पेश कर सकते हो, अदरवाइज नो, अदरवाइज